मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पिछले तालिका में पाठ क्रमांक 16 गोपाल का बगीचा, इस प्रस्तुत पाठ में जो है पेड़ पौधों का महत्व में समझाया गया था। आज हम ऐसी एक कविता पढ़ने वाले हैं, कविता क्रमांक 17, धरती माता गीत सुनाती। प्रस्तुत कविता में जो है कवि ने हमें हमारी धरती की विशेषताओं के बारे में बताया, किस तरह से हमारी धरती धन धान्य से परिपूर्ण है, हमें उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। वो हमें बहुत सारी चीजें बिना मतलब की देती है। धरती को हम धरती माता कहते हैं। धरती को हम माता क्यों कहते हैं, यह भी हमें जानना है। प्रस्तुत कविता में जो है धरती से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, कौन कौन से पदार्थ जो है, खनिज पदार्थ जो जमीन के अंदर होते हैं, उससे हमें क्या लाभ होता है, सारा कुछ इस कविता में बताया गया है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। पेज नंबर 105, 105, कविता क्रमांक 17, धरती माता गीत सुनाती। समय पहले इस कविता के कुछ बोध प्रश्न हम देखेंगे। धरती को माता क्यों कहा गया है? हम धरती को माता कहते हैं, हम कभी भी किसी वाक्य को दोहराते तो धरती को धरती माता कहते हैं। धरती को माँ क्यों कहा गया है, बताइए। कोई भी स्त्री शिशु को अपने पेट में 9 महीने रखकर उसका बोझ उठाती है, और जब वो नवजात इस दुनिया में आता है तब उसकी माता की तरह माँ धरती उसका बोझ उठाती है। और जैसे हर माँ अपनी सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव से चाहती है, इसी तरह धरती माँ भी अपनी कृपा सभी बच्चों पर समान ही बरसती है। इसलिए धरती को धरती माता कहा गया है। देखिए, धरती को धरती माता क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कोई माता अपने शिशु को 9 महीने तक अपने पेट में संभालती है बिना किसी मतलब का, बाद में जब उस शिशु इस दुनिया में आ जाता है तो उसी प्रकार का देखभाल धरती करती है। तो एक माँ की तरह वो हमारी देखभाल करती है, इसीलिए धरती को धरती माता कहा गया है। अगला प्रश्न, धरती को हरी भरी रखने के लिए क्या करना होगा? हरी भरी यानी हर तरफ हरियाली, और हरियाली किससे आती है? पेड़ पौधों से आती है। तो धरती को हरी भरी रखने के लिए हमें क्या करना होगा? वृक्षारोपण करना होगा। और वृक्षारोपण कब होगा? जब हम कड़ी मेहनत करेंगे तभी वृक्षारोपण होगा। वृक्षारोपण का मतलब यही नहीं सिर्फ पेड़ लगा दिया, पौधा लगा दिया होगा, तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो धरती को हरी भरी रखने के लिए हमें वृक्षारोपण और मेहनत करना होगा। हमारे देश में कितने ऋतुएं होती है? वैसे तो 3 मुख्य ऋतुएं, लेकिन वैसे देखने जाए हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएं होती है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु एवं शिशिर ऋतु। ये हमारे देश में ऋतुएं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रबी फसल और खरीफ फसल किसे कहा जाता है? आपने शब्द सुना होगा, रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, लेकिन रबी फसल मतलब उसमें क्या होता है और खरीफ फसल मतलब उसमें क्या होता है? तो चलिए हम जानते हैं। भारत में फसलों को उनकी उपज के समय के हिसाब से 2 प्रकार में बांटा गया है। कुछ फसलें बरसात के मौसम में होती है और कुछ फसलें जाड़ों में पैदा होती है। देखिए, कुछ जो फसलें हैं वो बरसात में होती है और कुछ जो है जाड़ा यानी सर्दी। तो कुछ जो फसलें हैं जाड़ों में पैदा होती है। फसलों के ये 2 प्रकार होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। जहाँ खरीफ फसल मानसूनी फसल होती है, मानसून यानी बारिश। खरीफ फसल कब आती है? बारिश में, मतलब बारिश में जो फसल आती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। अर्थात ये फसलें मानसून के शुरू होने से लेकर मानसून के समाप्त होने तक तैयार होती है। वहीं रबी फसलें जाड़े की शुरुआत में लगाई जाती हैं और बसंत ऋतु में इनकी फसल तैयार होती है। खरीफ और रबी दोनों फसलें अपनी कुछ विशेषताओं की वजह से एक दूसरे से काफी भिन्न यानी अलग, दोनों भिन्न होती है। तो याद रखिए, जो बारिश में जो फसलें आती है उसको खरीफ फसल कहते हैं और जो जाड़े में जो फसल आती है उसे रबी फसल कहते हैं। तो ये भारत में 2 प्रकार की फसल होती है, रबी फसल और खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल को मानसूनी फसल भी कहा जाता है। अगर मैंने कहा मानसूनी फसल यानी क्या? खरीफ फसल।
तो खरीफ फसल को मानसूनी फसल भी कहते हैं। खरीफ फसल को मानसूनी फसल कहने का कारण यह है कि ये फसलें मानसून के शुरू होने के साथ ही लगाई जाती है। जैसे जैसे मानसून शुरू हो जाता है, बारिश का समय शुरू हो जाता है, तभी इन फसलों को लगाया जाता है। मानसून के खत्म होने के बाद इनकी कटाई हो जाती है, मतलब वो 4 महीने में ही इनकी फसल हो जाती है। खरीफ फसल एशिया के एक बड़े क्षेत्र जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आते हैं, उनमें वर्षा पर आधारित फसलें हैं। इन फसलों की बुआई या रोपनी जून जुलाई में शुरू हो जाती है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में तैयार हो जाती है और इनकी कटाई हो जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा के शुरू होने की तारीख में अंतर की वजह से इनकी बुआई का समय आगे पीछे हो सकता है। कभी बारिश जल्दी होती है, कभी देर से होती है, तो इसलिए फसल कटने का टाइम आगे पीछे हो सकता है। जैसे केरल में मानसून 1 जून के आसपास प्रवेश कर जाता है, तो वहां खरीफ फसलों की रोपनी पहले शुरू हो जाती है, किंतु उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि क्षेत्रों में इनकी रोपनी देर से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश की शुरुआत थोड़ी देर से हो जाती है इनकी, इसलिए इनकी रोपनी यानी जो बीजों को बोना तो थोड़ी देर से हो जाती है। लेकिन केरल में जून के पहले हफ्ते से ही बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए इनकी रोपनी जो बीज बोना है वो जल्दी शुरू हो जाती है। तो जो बारिश में जो फसल होती है उन्हें खरीफ फसल कहा जाता है। अगला है रबी फसल। अब रबी फसल क्या है? रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसलें वे फसलें हैं जिन्हें जाड़ों के मौसम में उगाया जाता है। यही वजह है रबी फसलों को ठंडी की फसल या बसंत ऋतु की फसल भी कहते हैं। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। देखिए अभी कौन सा चल रहा है? अभी अक्टूबर, मतलब अभी कौन सी फसल बोने का समय चल रहा है? खरीफ या रबी? तो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इसी महीने से अभी रबी फसल की बुआई शुरू हो जाती है। जब मौसम खत्म हो जाता है, इन फसलों के बीजों के अंकुरन के लिए थोड़ा गर्म मौसम चाहिए होता है, किंतु पौधों के लिए ठंडी का मौसम ही उपयुक्त होता है। चूंकि ये फसलें शुष्क मौसम में ही होती है, अतः इनकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। हालांकि इन फसलों को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। रबी की फसलें दिन के बड़े होने पर ही पुष्पित होती है। रबी फसल मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है और तब इनकी कटाई होती है। मतलब जो अभी अक्टूबर नवंबर में जो फसल लगाई जाएंगी उसकी कटाई कब होती है? अगले साल, मतलब अभी 2021 में, जैसे अभी मैंने 2020 में लगाई होगी तो फसल 2021 में मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होगी। और जो रबी फसल होता है इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मौसम ठंडा लगता है, इसलिए ठंडी में ये फसल आती है। तो ये बात याद रखिए, जो बारिश में फसल आती है उसको खरीफ फसल कहते हैं, जो फसल जाड़ों में आती है उसको रबी फसल कहते हैं। तो ये ऐसे क्यों है? इनको क्यों ऐसा अलग लगता है? क्योंकि जो पौधे होते हैं, कुछ जो रोप होते हैं, उनको अलग हर एक धान्य को जो है अलग अलग तरह का मौसम, जैसे चावल को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए चावल जो है खरीफ फसल कहलाया जाता है। जब बारिश होती है तभी चावल लगाए जाते हैं। वही गेहूं को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जाड़े के मौसम में यानी रबी फसल में उसको लगाया जाता है। तो पौधों को जिस तरह का माहौल चाहिए उस तरह के माहौल में उसको लगाया जाता है। तो जो फसल बारिश के मौसम में लगाया जाता है वो फसल को रबी फसल कहेंगे, खरीफ फसल कहेंगे। जो पौधों को जाड़ों का मौसम में लगाया जाता है उसको रबी फसल कहेंगे। अभी खरीफ फसल और रबी फसल में क्या अंतर है? खरीफ फसलों की बुआई या रोपाई का समय मानसून के शुरू होने के साथ साथ शुरू होता है, जबकि रबी फसलों की बुआई का समय मानसून खत्म होने के बाद अर्थात ठंडी के मौसम में शुरुआत में ही होता है। खरीफ फसलों को मानसूनी फसलें भी कहा जाता है, वहीं रबी फसलों को ठंडी की फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसलों की खेती में ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको बारिश में लगाया जाता है। वहीं रबी फसल कम पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ फसलों को उच्च तापमान
तापमान चाहिए होता है, जबकि रबी फसलों को ठंडा मौसम चाहिए होता है। हालांकि बीजों को अंकुरित होने के लिए थोड़ा गर्म मौसम चाहिए होता है। तो आज हमने ये देखा था कि रबी फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल किसे कहते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है, भारत में कौन से दो प्रकार के फसल होते हैं, ये मैंने आपको बताई है। तो चलिए कविता क्रमांक 17 धरती माता गीत सुनाती। प्रस्तुत कविता में जो है आज हम धरती माता गीत सुनाती इस कविता के अंतर्गत जानेंगे कि हमारा देश शस्य श्यामला व सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है। भारत माता हमें आश्वस्त कर रही है कि तुम आगे बढ़ो, मैं अपना सारा खजाना तुम पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। इस कविता में बताया गया है कि हम मेहनत करेंगे, हम थोड़ा हाथ आगे बढ़ाएंगे तो किस प्रकार जो भारत माता, जो धरती माता है, हम पे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वो तैयार है। तो चलिए इस कविता को हम पहले पढ़ेंगे। पेज नंबर 105। हमें अपने देश में जीवन के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा है। यह देश ऋतुओं का देश है। ऋतुओं का, हमारे देश में कितने ऋतु है? 6 ऋतु है। हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण ही सोने की चिड़िया कहलाता है। हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा पैमाने पर जो है खेती की जाती है। क्या की जाती है? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धन धान्य है, तो इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण यहाँ पे अन्न का भंडार है, इसलिए हमारे धरती को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जिस तरह से कोई फसल आती है तो वो फसल कैसे, जब वो फसल पूरी बन जाए तो वो फसल बाद में कैसे हो जाए, सूखी होने के बाद वो क्या हो जाती है, पीली दिखती है ना। और पीला क्या होता है? सोना होता है। तो इस तरह से ऐसा लगता है मानो हमारी धरती से सोना उग गया है। जब वो फसल पूरी हो जाती है तो फसल दिखने में पीली रंग की दिखती है। जैसे अभी कोई गेहूं है, गेहूं का अगर चित्र देखेंगे तो जब वो गेहूं पूरी बन जाती है तो वो फसल बाद में पूरी पीली दिखती है। तो ऐसा लगता है कि मानो धरती से कोई सोना निकल रहा हो। तो हमारे देश में ऐसा धन्य बहुत ज्यादा है। हमारा देश में तो देश पूरा धन धान्य से भरपूर परिपूर्ण है, तो इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहलाया जाता है। तो चलिए इस कविता को मैं पहले पढ़ती हूँ। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती, सोना चांदी तांबा पीतल इस धरती में भरा हुआ है। हीरा पन्ना नीलम मोती इस धरती में गड़ा हुआ है। तभी हमारी भारत माता सोने की चिड़िया कहलाती है। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती, गेहूं सरसों चना मटर जौ के लहराते खेत मनोहर, पीले पीले सोने जैसे कितने प्यारे कितने सुंदर, मस्त पवन के झोंके खाकर डाली डाली है लहराती, हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती। प्रस्तुत कविता में जो है हमारे देश में धरती से जिस प्रकार के जो धन धान्य मिलते हैं, जो खनिज मिलते हैं, उसके बारे में हमें बताया गया है। हरी भरी हरियाली वाली, हरियाली यानी हरे भरे पेड़ पौधे का समूह। तो हमारी धरती पर बहुत ज्यादा हरियाली है। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती। तो धरती माता कौन से गीत सुनाती है? तो धरती माता जो है हरियाली के गीत सुनाती है। धरती माता कौन से गीत सुनाती है? धरती माता हरियाली के गीत सुनाती है। सोना चांदी तांबा पीतल इस धरती में भरा हुआ है। अब बताओगे, अब सोना कहाँ से मिलता है, चांदी कहाँ से मिलता है, तांबा कहाँ से मिलता है? धरती से ही मिलता है, लेकिन धरती के अंदर से हमें मिलता है। जब हम धरती की खोदाई करेंगे, जैसे आपको यहाँ का चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये धरती को खोद कर, धरती के अंदर खोद कर जब हम ये चीजें निकालेंगे तो बहुत सारे खनिज मिलेंगे। तो उस खनिज में कौन कौन होता है? सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है। ये बहुत सारी धातुएं जो है हमें जमीन के अंदर से मिलती है। तो ये हमें धरती ही दे रही है ना। तो प्रस्तुत कविता में भी यही बताया गया है कि सोना चांदी तांबा पीतल इस धरती में भरा हुआ है। मतलब धरती के अंदर ये सब कुछ भरा है। जिस तरह से यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरह से धरती की खुदाई करके उन धातुओं को बाहर निकाल रहे हैं।
सोना चांदी तांबा पीतल इस धरती में भरा हुआ है, हीरा पन्ना नीलम मोती इस धरती में गड़ा हुआ है। गड़ा हुआ यानी दबा हुआ है। जो हीरा है, जो नीलम मोती है, ये भी जो सारे जो मूल्यवान धातु है, ये भी हमें धरती के अंदर से ही मिलते हैं। तभी हमारी भारत माता सोने की चिड़िया कहलाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे धरती में धन भी है और धान्य भी। धन यानी जो धन यानी पैसा, धान्य यानी जो अन्न का भंडार, तो दोनों भी है हमारी इस भारत माता में। इसलिए हमारी भारत माता को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती। तो धरती माता कौन सा गीत सुनाती है? हरियाली का गीत सुनाती है। गेहूं सरसों चना मटर जो के लहराते खेत मनोहर। मनोहर, मनोहर यानी क्या? सुंदर। गेहूं सरसों चना मटर, ये सारे जो धान्य है, गेहूं के धान्य, सरसों चना मटर जौ यानी ज्वारी के लहराते खेत। लहराते यानी जो उसकी जो डालियां होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, जिसकी जो डालियां होती है ये लहराती है। और ये डालियां किसके वजह से लहराती है? तो हवा के झोंके की वजह से ये डालियां जो है लहराती है। और जब वो लहराती है तो हमें बहुत सुंदर लगती है, मनोहर लगती है। मनोहर यानी क्या? सुंदर। जब ये लहराती है तो हमारे मन को बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। मस्त पवन के झोंके खाकर डाली डाली है लहराती। डाली डाली मतलब उसका जो हर एक पत्ता, इसकी जो हर एक डाली जो है किसके वजह से लहराती है? मस्त पवन की वजह। जब हवा आएगी, पवन यानी क्या? हवा, वायु। जब ये हवा आएगी तो ये डाली लहराती है और हमारे मन को मनोहर लगती है। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती है। तो धरती माता हमें गीत सुनाती है। कौन से? हरियाली वाले गीत सुनाती है। प्रस्तुत कविता में जो है आपको कुछ बोध प्रश्न भी आपको यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे आपको देखेंगे। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती, सोना चांदी तांबा पीतल इस धरती में भरा हुआ है, हीरा पन्ना नीलम मोती इस धरती में गड़ा। ये सारे जो ये धातु और ये खनिज जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? धरती के अंदर से मिलता है। ये धरती में गड़ा हुआ है। तो कविता में बताई गई धातुओं से बनने वाली दो दो वस्तुओं के नाम बताइए। यहाँ पे कुछ बोध प्रश्न पूछा गया है। तो जो धातुओं से बनने वाली वस्तुएं, जैसे यहाँ पे एक धातु बताया गया सोना, तो सोना से कौन कौन सी वस्तु बनाती है? आप पता होगा ना, आपके घर पे भी होगा। सोने से हम बैंगल्स बना सकते हैं, बंगड़ी बना सकते हैं, गले का हार बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गले की चैन बना सकते हैं, रिंग अंगूठी बना सकते हैं। तो सोने से ये सारी चीजें बना सकते हैं। चांदी से भी चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं, चांदी की पायल बनाई जाती है, चांदी के भी रिंग्स बनाए जाते हैं। तो सोना और चांदी से मैंने आपको जैसे यहाँ पे पूछा गया कि दो दो वस्तुओं के नाम बताओ। इन जो धातु है, ये धातुओं से बनने वाली दो दो वस्तुओं के नाम बताओ। तो सोना से बनेगा हार बनेगा, गले का हार बनेगा, बंगड़ी बनेगी। चांदी से जो है पायल बनेंगे, और जो चांदी के जो है बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तांबा पीतल इनसे भी बर्तन बनाए जाते हैं। तो आपको कुछ प्रश्न पूछा गया है कि दो दो वस्तुओं के नाम बताओ। सोना, गहना और मूर्तियां भी बनाई जाती है। देखिए सोने की मूर्तियां भी बनाई जाती है और चांदी के बर्तन और गहने बनाए जाते हैं। और आगे मैं आपको बता दूं, जैसे तांबा और पीतल है, तो पीतल और तांबा का लोटा, पूजा की थाली बनाई जाती है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, धरती को हरी भरी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो धरती हरी भरी तो है, इसको हमेशा के लिए हरियाली ही बनी रहने के लिए, इसको हरी भरी रहने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो धरती को हरियाली ही बनाई रखने के लिए, धरती पर हरियाली ही बनाई रखने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। फसल तैयार करने के लिए हमें किन साधनों की जरूरत पड़ती है? अब हमें फसल लगाना है, फसल तैयार होने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की, उसको बीज बोने के लिए, उसको बड़ा होने तक क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बीज को बोने के लिए हमको किसकी चीज जरूरत है? जमीन की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है? तो हमें जमीन की जरूरत है।
फसल तैयार करने के लिए हमें जमीन, बीज, औजार, खाद पानी, कीटनाशक दवाई आदि की आवश्यकता पड़ती है। जब हमें इस फसल को लगाना है, इस फसल को उगाना है, तो सबसे पहले जमीन की जरूरत है, फिर उस बीज को बोने के बाद वहां पे पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है। तो ऐसा होता है कि फसल लगाने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे कीटनाशक मतलब कीड़े आते हैं, उनको मारने के लिए उनकी दवाई होने की जरूरत होती है। तो बहुत सारी चीजों की हमें दवाई जरूरत होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, पवन के दो पर्यायवाची शब्द बताइए। पवन यानी क्या? पर्यायवाची है ना, समानार्थक शब्द। तो पवन का दूसरा समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द क्या? हवा, वायु। हवा, वायु। तो इस कविता को मैंने आपको स्पष्टीकरण करके बताया कि किस प्रकार से हमारी जो धरती है धन धान्य से परिपूर्ण है, इसलिए उसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं। और जो धरती माता है जो हमेशा हमें गीत सुनाती है, और कौन से गीत सुनाती है? हरियाली के गीत सुनाती है। तो चलिए इस पाठ की कविता के जो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न अभी हम देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आप भी अपनी किताब को खोलिए और उस किताब आपकी भी सही उत्तर पर सही का निशाना आपको भी लगाना है। पहला प्रश्न है, धरती में क्या नहीं गड़ा है? धरती में क्या नहीं गड़ा है? पन्ना, हीरा, चना। अब देखिए जो पन्ना, ये हीरा, ये जो खनिज है धरती के अंदर मिलते हैं, गड़ा हुआ है। ये जो चना है ये फसल लगाने के बाद धरती के ऊपर आती है ना। चना धरती के अंदर तो नहीं आता, चना जो धरती के ऊपर आता है। और यहाँ पे आपको पूछा कि क्या धरती के अंदर नहीं है? चना, हीरा ये धरती के अंदर है। चना जो पन्ना, हीरा ये जो खनिज है ये धरती के अंदर गड़ा हुआ है, लेकिन चना जो फसल है धरती के ऊपर आती है, तो ये धरती के अंदर गड़ा नहीं है। अगला है, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सोने से नहीं बनती? कंगन, कंगन सोने के भी बनते हैं। मूर्ति, मूर्ति भी सोने की बनती है। अटैची, अटैची सोने की नहीं बनती है। अगला प्रश्न है, धरती माता क्या सुनाती है? कहानी, लोरी, गीत। तो धरती माता गीत सुनाती है। और किस प्रकार के गीत सुनाती है? तो धरती माता हरियाली के गीत सुनाती है। धरती माता गीत सुनाती है। अगला प्रश्न है, भारत माता को क्या कहते हैं? चांदी की चिड़िया, पीतल की चिड़िया, सोने की चिड़िया। तो भारत माता को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि भारत माता जो है धन धान्य से परिपूर्ण है, इसलिए भारत माता को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस प्रकार से आपको आपकी किताब में सही उत्तर पर सही का निशाना लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धरती माता कौन सा गीत सुनाती है? धरती माता कौन सा गीत सुनाती है? तो धरती माता हरियाली के गीत सुनाती है। धरती माता कौन सा गीत सुनाती है? धरती माता हरियाली का गीत सुनाती है। अगला प्रश्न है, पीले रंग की कौन कौन सी धातुएं होती है? पीले रंग की कौन कौन सी धातुएं, मतलब जो धातुओं का रंग हमें पीला दिखता है, तो पीतल और सोना पीले रंग की धातुएं होती है। पीतल भी जो ये पीले रंग का ही होता है, तो पीतल और सोना ये पीले रंग की धातुएं होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, धरती से कौन कौन से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं? धरती से कौन कौन से खनिज पदार्थ प्राप्त मिलते हैं, मतलब कौन कौन से खनिज हमें धरती से मिलते हैं? धरती से सोना, चांदी, तांबा, पीतल, हीरा, पन्ना, नीलम आदि खनिज जो हमें धरती से मिलते हैं। और ये जो सारे जो खनिज के धरती के अंदर गड़े हुए होते हैं, इसकी खुदाई करके हम इस खनिज को प्राप्त किया करते हैं। तो जो सारे जो खनिज हमें धरती से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, धरती में क्या क्या उत्पन्न होता है? उत्पन्न यानी पैदा होता है। तो धरती में क्या क्या उत्पन्न होता है? तो धरती में गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों आदि खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं।
और इस प्रकार के आदि खाद्यान्न यानी धान्य उत्पन्न होते हैं जिसको हम खा सकते हैं। इस प्रकार के धान्य या खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, डाली क्यों लहराती है? डाली लहराती है तो क्यों लहराती है? पवन के मस्त झोंके खाकर डाली लहराती है। डाली को लहराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हवा की, यानी पवन की। तो पवन के मस्त झोंके खाकर डाली लहराती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पे कुछ पंक्ति दी है, उसको आपको पूरा करना है। हीरा पन्ना डैश डैश गड़ा हुआ है। तो उसका सही जवाब क्या है? देखिए पेज नंबर 105 105 पे लिखा है, हीरा पन्ना नीलम मोती इस धरती में गड़ा हुआ है। हीरा पन्ना नीलम मोती, हीरा पन्ना नीलम मोती इस धरती में गड़ा हुआ है। ये पूरा है, हीरा पन्ना नीलम मोती इस धरती में गड़ा हुआ है। पेज नंबर 105 पे ये पंक्ति है। अगली प्रश्न है, अगली पंक्ति है, तभी हमारी डैश डैश चिड़िया कहलाती है। तो उसी के नीचे देखिए, तभी हमारी भारत माता, तभी हमारी भारत माता कौन सी चिड़िया? सोने की चिड़िया कहलाती है। तभी हमारी भारत माता सोने की चिड़िया कहलाती है। आप इस पंक्तियों को आपकी किताब में पूरा करना है। हीरा पन्ना नीलम मोती इस धरती में गड़ा हुआ है, तभी हमारी भारत माता सोने की चिड़िया कहलाती। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, संज्ञा विशेषण। प्रस्तुत कविता में से आपको संज्ञा विशेषण छांट कर लिखना है। और कविता में से 4 संज्ञा एवं विशेषण शब्द छांट कर आपको पूरा करना है। जैसे संज्ञा, कौन कौन सा आएगा? संज्ञा यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तुओं का नाम। और विशेषण मतलब उस व्यक्ति के जो संज्ञा है, उस व्यक्ति की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ये भाग हमने पढ़ा है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, प्राणी का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो प्रस्तुत कविता में से ऐसे ही कुछ संज्ञा और विशेषण शब्द छाट कर लिखना है हमें। इससे पहले हम संज्ञा देखेंगे। जैसे भारत माता, ये नाम है। धरती माता, ये भी नाम है। सोना, ये भी नाम है। पवन, ये भी नाम है। तो ये सारे शब्द संज्ञा कहलाएंगे। धरती माता, अब धरती माता की विशेषता क्या बताई गई है? हरी भरी। भारत माता की विशेषता क्या बताई गई है? सोने की चिड़िया। सोना, सोना कैसा है? पीला पीला होता है। और पवन कैसा है? मस्त है। तो पहले हम संज्ञा शब्द लिखते हैं। धरती माता, धरती माता, भारत माता। ये जो सारे संज्ञा प्रस्तुत कविता से लिए गए, तो प्रस्तुत कविता से हमें संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। बाद में इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द आपको इसी कविता से लिखने हैं। अगला मैं लिखूंगी सोना, या आप पीतल भी लिख सकते हैं। सोना। अगला शब्द लिखूंगी मैं पवन, पवन यानी हवा। अब इनकी विशेषता बताने वाले शब्द, धरती माता, धरती माता गीत सुनाती है। कौन से गीत सुनाती है? हरी भरी। ये धरती माता कैसी है? हरी भरी है। ये भी लिख सकते हैं। तो धरती माता कैसी है? हरी भरी। ये विशेषता बताने वाले शब्द है। हरी भरी कौन है? धरती। भारत माता, भारत माता की क्या विशेषता बताई कि वो सोने की चिड़िया है। कौन सी चिड़िया है? सोने की चिड़िया।
सोने की चिड़िया। अगला शब्द सोना। सोना कैसा होता है? पीला पीला। और अगला शब्द है पवन। तो पवन के लिए क्या विशेषण शब्द का इस्तेमाल किया? देखिए, मस्त पवन। कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है? मस्त। तो पवन का विशेषण शब्द क्या आएगा? मस्त। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कविता से शब्द है धरती माता, इसका विशेषण हरी भरी। भारत माता, इसका विशेषण सोने की चिड़िया। सोना पीला पीला, पवन मस्त। अगला ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर आपको वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है धरती, तो धरती इस शब्द का इस्तेमाल कर आपको वाक्य बनाना है। यह धरती बहुत उदार है, यह धरती बहुत सुंदर है। कोई भी वाक्य आप अपने मन से बनाना चाह सकते हो, लेकिन सिर्फ यह है कि वो वाक्य शुद्ध रूप से होना चाहिए। अब जैसे मैं ये लिखूंगी, यह धरती बहुत उदार है। यह धरती बहुत उदार है। ये हो गया। अगला शब्द है मनोहर। मनोहर यानी सुंदर। तो मनोहर का शब्द इस्तेमाल करके कोई वाक्य बनाना है आपको। जैसे मैं आपको बता दूं, वसंत ऋतु में प्रकृति की मनोहर छटा देखते ही बनती है। वसंत ऋतु में प्रकृति की मनोहर छटा देखती ही बनती है। यह वसंत ऋतु बहुत ही मनोहर लगता है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, वसंत ऋतु बहुत ही मनोहर लगता है। या आप ये भी लिख सकते हैं, हरियाली देखकर मन जो है बहुत ज्यादा मनोहर लग रहा है, यह बहुत ही ज्यादा सुंदर, यह प्रकृति बहुत ही सुंदर लग रही है। वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत ही मनोहर लगती है। ये भी आप वाक्य लिख सकते हैं। पवन, पवन यानी हवा, इससे आप बना सकते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हवा का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, पवन का शब्द का है। तो यहाँ पे हम ठंडी ठंडी पवन चल रही है, ये भी लिख सकते हैं। या अगर कोई और अन्य शब्द, शीतल मंद पवन के स्पर्श से तन मन पुलकित हो रहा था। शीतल, शीतल यानी ठंडा, शीतल और मंद पवन के वजह से मन पुलकित हो रहा था। मन पुलकित हो रहा था। इसका अगला शब्द है हरियाली। हरियाली का इस्तेमाल करके कोई भी शब्द बनाए। जैसे मैं तो हर तरफ हरियाली चाहिए, या वसंत ऋतु में हरियाली आ जाती है। कोई भी मैं लिखूंगी, हर तरफ हरियाली चाहिए, हर तरफ हरियाली हर तरफ हरियाली छाई है। तो इस प्रकार के मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल कर वाक्य बनाए हैं। आप अपने मन से भी बना सकते हैं, बस वो वाक्य सही रूप से होना चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में जो है रचनात्मक कार्य ये छात्रों को स्वयं करना है प्रस्तुत कविता में।
यहाँ पे कुछ आपको फसलों के चित्र दिए गए, वो कौन से फसल है उनके नाम भी आपको यहाँ पे दिए गए। बस आपको सही फसल का उसके नाम की जगह से सही का निशाना लगाना है। ये रचनात्मक कार्य छात्रों को स्वयं करना है। सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो ये चित्र जो है प्रस्तुत, जो आपको ये पहला चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये जो फूल दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से मतलब कौन सी फसल का है, तो ये जो है ये सरसों का है। ये कौन सा है? सरसों का। तो इस तरह से आपको सही का मिलान करना है। अगला जो है देखना है आपको कि कौन से फसल का है। तो जो दूसरा है ये गेहूं का है। दूसरा चित्र है ये गेहूं का चित्र है। अगला जो है ये कौन सा है? तो ये मटर का चित्र है। तो मटर की यहाँ पे आपको सही का निशाना लगाना है। अगला वाला जो चित्र है वो जो है जौ यानी ज्वार, तो उसको आपको सही का निशाना लगाना है। और जो अंतिम में जो है ये है चना है, तो चना पे सही का निशाना लगाना है। तो इस प्रकार के सही पे सही का निशाना आपको लगाना है। ये रचनात्मक कार्य आपको करना है। और इसमें जो प्रश्न क्रमांक 8वां जो दिया है, प्रश्न क्रमांक 8वां जो है भारत को ये भी रचनात्मक कार्य है, ये आपको स्वयं करना है। ये भी भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत से क्रांतिकारियों व्यक्तियों का योगदान था। नीचे दिए गए कोष्टक में से उनके उचित जन्म स्थान ढूंढकर लिखिए। ये आपके क्रांतिकारियों के नाम है। उनका जन्म स्थान कौन से राज्य में हुआ था, उनके नाम इस कोष्टक में दिए गए। जैसे वीर सावरकर, इनका जन्म स्थान कौन सा है, ये आपको इस कोष्टक में से ढूंढकर यहाँ सामने उसका सही जवाब लिखना है। भगत सिंह, इनका जन्म स्थान कौन सा है, यह कोष्टक में दिया, सही जवाब आपको ढूंढकर लिखना है। ये रचनात्मक कार्य ये आपको भी स्वयं करना है। और प्रश्न क्रमांक 9, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, इस पे आपको अनुच्छेद भी लिखना है। प्रस्तुत कविता और धरती माता गीत सुनाते, इस कविता में है किस प्रकार से हमारी धरती धनधान्य से परिपूर्ण है, इसलिए उसे हम सोने की चिड़िया कही जाती है। हमारे धरती पर किसी बात की भी कमी नहीं होती है, वो हमें हमेशा उदार मन से सब कुछ हमें देती है। बस ये है कि हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इस कविता के जो हमने प्रश्नोत्तर, एक वाक्य में उत्तर, साथ ही साथ इसका रचनात्मक कार्य जो बहुत ही मनोरंजक है, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। इस कार्य को आपको पूरा करना है। पुनः एक बार इस कविता को आपको कंठस्थ करना है। इसके जो कठिन शब्द है उसको भी याद कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।